नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्टेट बैंक के संगठन, प्रबंध, कार्य एवं कार्य। भारतीय स्टेट बैंक 20 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी, जो कि 100 रुपये के 20 लाख अंशों में विभाजित थी, से स्थापित हुआ। वर्तमान में बैंक की प्रदत्त पूंजी 5,625 करोड़ रुपये है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 5(2) के अनुसार बैंक की कुल निर्गमित पूंजी पर 55% भाग रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में बैंक की कुल जारी पूंजी 92% भाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त है। स्टेट बैंक की पूंजी के संबंध में यह अधिकार है कि वह अपनी पूंजी में 12.5 करोड़ रुपए तक की वृद्धि बिना सरकारी पूर्व अनुमति के कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था बैंक के 1% से अधिक का मतदान करने के अधिकारी नहीं हो सकती और वे 200 अंशों में से अधिक अंश क्रय नहीं कर सकती। भारतीय स्टेट बैंक का संगठन एवं प्रबंध। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध व्यवस्था लोकतंत्रीय है। बैंक की प्रबंध व्यवस्था केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा संचालित की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 195 के अनुसार केंद्रीय संचालक मंडल का गठन निम्नानुसार होता है। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से अथवा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। केंद्रीय संचालक मंडल के परामर्श से केंद्र सरकार प्रबंध संचालक की नियुक्ति करता है। निजी अंशधारियों द्वारा भी 2 संचालकों की नियुक्ति की जाती है, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19(1)(c) के अधीन केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग, वित्त, सहकारिता, कृषि, लघु उद्योग, निर्यात, व्यापार इत्यादि से संबंधित 6 संचालकों की नियुक्ति करती है। केंद्रीय सरकार स्वयं एक निदेशक नियुक्त करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी एक निदेशक मनोनीत किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में निर्दिष्ट है कि यदि निजी अंशधारियों के पास कुल पूंजी का 10% से कम भाग है तो वे भी 2 संचालकों को नियुक्त कर सकते हैं। वर्तमान में निजी अंशधारियों के पास कुल पूंजी का 8% भाग ही होने के कारण उन्होंने 2 संचालक नियुक्त कर रखे हैं। बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध संचालक का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति संभव है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत तथा पदेन संचालकों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। अन्य संचालकों को कार्यावधि उनको नियुक्त करने वाले अधिकारियों पर निर्भर करती है। बैंक का केंद्रीय संचालक मंडल नीति निर्धारण का कार्य करता है, किंतु इन नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय मंडलों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा अन्य कार्यालय जयपुर, कानपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद तथा भोपाल में हैं। इन सभी स्थानों पर पृथक पृथक स्थानीय मंडल हैं, जिनका गठन निम्नानुसार होता है। स्थानीय संचालक मंडल का पदेन अध्यक्ष स्टेट बैंक का अध्यक्ष होता है। उस क्षेत्र के निवासी केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य स्थानीय संचालक मंडल के सदस्य भी होते हैं, किंतु इनकी संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार अधिकतम 6 सदस्य नियुक्त कर सकती है। कुल निर्गमित पूंजी का कम से कम 2.5% भाग रखने वाले अंशधारी स्थानीय मंडल के एक सदस्य को निर्वाचित कर सकते हैं। स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत स्थानीय मंडल के कोषाध्यक्ष तथा सचिव स्थानीय न्यायालय मंडल के पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक स्थानीय मंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति स्टेट बैंक के परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। स्थानीय मंडलों के संचालकों की कार्यावधि 2 वर्ष की होती है तथा वे पारी से अवकाश ग्रहण करते हैं। स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का प्रबंध उनके द्वारा गठित संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस संचालक मंडल में 5 सदस्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन सहायक बैंकों के महाप्रबंधकों की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अनुमति से ही की जा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक अपने सहायक बैंक के संचालकों की नियुक्ति और निष्कासन का अधिकार है। स्टेट बैंक का अध्यक्ष प्रत्येक सहायक बैंक का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय स्टेट बैंक के कार्य। भारतीय स्टेट बैंक के कार्य।
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अधीन जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य साहूकारों, महाजनों, देशी बैंकरों से शोषित, गरीबी से टूटे मन तथा भूख से टूटे शरीर वाले ग्रामीण समुदाय को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कर उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना देश के तत्कालीन शक्तिशाली व्यापारिक बैंक, इंपीरियल बैंक और राष्ट्रीयकृत करके की गई। अतः भारतीय स्टेट बैंक भी एक व्यापारिक बैंक के रूप में वे सभी कार्य संपन्न करता है जो कार्य अन्य व्यापारिक बैंक करते हैं। साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक उन बैंकों पर केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों को भी संपन्न करता है जहां भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय नहीं होता। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक व्यापारिक बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि बैंक के रूप में भी कार्य करता है। व्यापारिक बैंकिंग संबंधी कार्य तथा जन निक्षेप करना, सरकारी प्रतिभूतियों में धन विनियोजन, नकद, साख ऋण अग्रिम प्रदान करना, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, बिल ड्राफ्ट्स जारी करना इत्यादि के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कुछ विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए की गई थी। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की भी नवीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक ने यह अपेक्षा की कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करके उनके कार्यों के लिए आवश्यक मात्रा में वित्त व्यवस्था का कार्य करे। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक को व्यापारिक बैंकिंग कार्य संपन्न करने का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य देश में समस्त भागों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में या अर्ध शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शाखा विस्तार कर बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करना है। इसी कारण स्टेट बैंक की स्थापना के समय भी प्रथम 5 वर्षों में 400 नवीन शाखाओं को स्थापित करने का उत्तरदायित्व डाला गया। दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण शाखा व्यवस्था में पर्याप्त त्रुटियों को दूर कर कृषि कार्यों के लिए वित्त प्रदान करना। तीसरा कार्य यह है भारतीय स्टेट बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाए। चौथा, इसके अतिरिक्त एक शक्तिशाली व्यापारिक बैंक होने के नाते भारतीय स्टेट बैंक का यह भी कर्तव्य है कि वह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों यथा आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, लघु एवं वृहत उद्योग इत्यादि के लिए वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक को अपनी स्थापना के समय ही कुछ कार्य संपन्न करने का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ा। वास्तव में भारतीय स्टेट बैंक एक बहुउद्देशीय बैंक के रूप में कार्यरत है और यह एक व्यापारिक बैंकिंग के कार्य करता है तो दूसरी ओर देश के आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों को भी संपन्न करता है। भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण क्षेत्रीय विकास कार्यों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा। आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास का श्रेय स्टेट बैंक को ही जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार करने से बैंकों की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यथा आवागमन के साधनों का अभाव, सुरक्षा का अभाव, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, बैंक के लिए भवन का अभाव इत्यादि। किंतु फिर भी बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यह एक महान उपलब्धि है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने में स्टेट बैंक की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दूसरा है ग्रामोदय योजना। बैंकों ने ग्रामों के समुचित आर्थिक विकास के लिए ग्रामोदय योजना भी प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत बैंक ग्रामों के समुचित विकास की योजनाएं तैयार करता है। यह योजनाएं प्रारंभ में 302 गाँवों में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं की जाती, अपितु सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य किए जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन, सड़कों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, गृह निर्माण कार्य इत्यादि। ग्रामोदय योजना की कुशल क्रियान्वयन हेतु बैंक ने ग्रामीण आंचलिक बैंक स्थापित किए हैं। इस प्रकार बैंक ने ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामों के सर्वांगीण विकास का बेड़ा उठाया है। तीसरा बिंदु है कृषि को वित्त। ग्रामीण विकास कृषि विकास पर ही निर्भर है और कृषि कार्य के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना भारतीय स्टेट बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। कृषि कार्य को वित्त प्रदान करने में भारतीय स्टेट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है।
बैंक कृषि कार्य के लिए दो प्रकार से सहायता प्रदान करता है, अप्रत्यक्ष सहायता और दूसरा प्रत्यक्ष सहायता। अप्रत्यक्ष सहायता स्टेट बैंक कृषि कार्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। यह बैंक की परंपरागत प्रवृत्ति है। अप्रत्यक्ष सहायता के अंतर्गत बैंक सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने हेतु भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों को क्रय भी करता है। कृषि के संबंध में माल गोदामों का विशेष महत्व होने के कारण माल गोदामों के विकास के लिए भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष सहायता के रूप में केंद्रीय सहकारी बैंकों के सामान्य से आधा प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है तथा धन प्रेषण की निःशुल्क सुविधा प्रदान कराता है। बैंक ने समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। इसके संबंध में कई योजनाएं बनाई, इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयत्न किया तथा सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस तरह की समितियों की संख्या में वृद्धि करे। प्रत्यक्ष सहायता कृषि वित्त के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक की नवीन प्रवृत्ति सन 1968 में दृष्टिगत होती है। बैंकों ने सन 1968 में कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना आरंभ किया। प्रारंभ में इतना प्रभावी नहीं रहे, किंतु 1970 में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के संबंध में सुदृढ़ कार्यक्रम में नीतियाँ निर्धारित की गई। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में बैंक के ऋण इस प्रकार है। क्षेत्रीय पहुँच विधि। प्रत्यक्ष सहायता के अंतर्गत सर्वप्रथम क्षेत्रीय पहुँच विधि अपनाई गई। इसमें एक निश्चित क्षेत्र को चुना जाता है जिसमें कुछ गांव सम्मिलित होते हैं। इसके पश्चात उस क्षेत्र की संपूर्ण कृषि वित्त संबंधी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इसके पश्चात विनियोग ऋण व फसल ऋण की योजनाएं बनाकर वित्त सुविधाएं प्रदान की जाती है। कृषि कार्यों के अतिरिक्त अपने सहायक कार्य यथा मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन इत्यादि क्रियाओं के लिए वित्त भी प्रदान किया जाता है। गाँवों को गोद लेना। किसी एक गाँव को संपूर्ण कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक ने गाँव को गोद लेने की योजना प्रारंभ की। जिस प्रकार एक संतानविहीन व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से बैंक इस योजना के अंतर्गत किसी एक गांव या गांवों के समूह को अपनाकर समस्त कृषि संबंधी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गाँव को गोद लेने के संबंध में गाँव या गाँव के समूह को चुन लिया जाता है। इसके पश्चात सर्वेक्षण द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। गांव का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा गांव चयनित हो जहां अन्य किसी प्रकार से वित्त व्यवस्था या वित्त सहायता नहीं पहुंच रही हो। गांवों को गोद लेने की योजना से कम समय में अधिक मात्रा में कृषि साख प्रदान की गई तथा चुने गए क्षेत्रों में साधन जुटाने में सफलता प्राप्त हुई। तीसरा बिंदु है कृषि विकास शाखाओं की स्थापना। कृषि कार्य की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि विकास की स्थापना की गई। तीव्र शाखा विस्तार स्वयं ही इसकी सफलता का द्योतक है। बैंक अब तक 38,338 गाँव में 12.29 लाख कृषकों को सहायता प्रदान कर चुका है। यह बैंक के प्रत्यक्ष वित्त का 38.3% है। चौथा बिंदु है सीड्स बैंक योजना। सन 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नरीमन समिति की सिफारिश को स्वीकार किया और विभिन्न राज्यों के 338 जिलों को 17 बैंकों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक बैंक के हिस्से में जो जिले आ गए वो बैंक उस जिले के सीड्स बैंक कहलाया। इस प्रकार सीड्स बैंक वह बैंक है जिसे कुछ एक जिलों में बैंकिंग विकास एवं आर्थिक सुविधाओं की व्यवस्था का भार प्रदान किया गया। इस प्रकार सीड्स बैंक योजना के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के 77 जिले आवंटित हुए। इनके सर्वोन्मुखी विकास का दायित्व भारतीय स्टेट बैंक के समूह का है। बैंक इनके लिए योजना तैयार करता है तो यह निर्धारित करता है कि कितनी साख किस बैंक के द्वारा प्रदान की जाएगी। बैंक को प्राप्त हुए 77 जिलों में से 31 जिले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिले हैं जिनके विकास के लिए बैंक को विशेष प्रयत्न करने पड़े। विभेदीकृत ब्याज दर योजना अनुसूचित जातियों, जनजातीय तथा पिछड़ी जाति के लोगों के पुनरुत्थान के लिए बैंक ने विभेदीकृत ब्याज दर योजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत कम ब्याज दर पर इन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार बैंक ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। चौथा है लघु उद्योगों को वित्त। भारत जैसे विशाल विकासशील राष्ट्र में जहां पूंजी का अभाव और बेरोजगारी का साम्राज्य है, कुटीर एवं लघु उद्योग वहां औद्योगिक विकास की आधारशिला है। देश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी के शब्दों में भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग धंधों में निहित है। वास्तव में लघु उद्योग भारत की क्षमताओं एवं भावी विकास की कुंजी है। योजना आयोग ने विषय के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि कुटीर एवं लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं।
जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों के विशेष महत्व को देखते हुए लघु उद्योगों के विकास के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष कार्य किया। यह वित्तीय सहायता को प्रदान करना ही है। इसके अतिरिक्त अनेक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे तकनीकी सहायता, परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है इत्यादि। अगला है साहसी विकास कार्यक्रम। बैंकों ने पिछले क्षेत्रों में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए साहसियों को जोखिम वाले उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए साहसी विकास कार्यक्रम आरंभ किए। इसके अंतर्गत 17 कार्यक्रम संचालित किए गए। 350 औद्योगिक स्वामियों को प्रशिक्षण दिया गया। योजना के आरंभ से लेकर अब तक 42 कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिसमें 920 साहसियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 30% साहसी स्वयं का उद्योग स्थापित कर उसका सफल संचालन कर रहे हैं। लघु इकाइयों के लिए इक्विटी फंड योजना। नवीन स्थापित लघु इकाइयों को पूंजी सुलभ करवाने के लिए बैंक कम दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह सीमा 5,000 से 50,000 रुपये है। यह ऋण 7 वर्षीय होते हैं। बैंक ने इस योजना के अंतर्गत लघु इकाइयों को ऋण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बैंक ने ग्रामीण उद्योगों को वित्त प्रदान किया तथा ऐसे उद्योगों को भी ऋण प्रदान किया जिन्हें बीमार उद्योग कहते हैं। इस प्रकार लघु उद्योगों के विकास में बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। निर्यात व्यापार के वित्त। अगला बिंदु है निर्यात व्यापार के वित्त। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी व्यापार के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। बैंक ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बैंक ने निर्यात वृद्धि के लिए कई कदम उठाए तथा इस संबंध में कई सेमिनार आयोजित किए। बैंक ने आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भी प्रयत्न किए। अन्य उपलब्धियाँ। बैंक ने देश के आर्थिक विकास हेतु समाज के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु अन्य कई योजनाएं आरंभ की, जिनमें से कुछ हैं नवोन्मेषी प्रवृत्तियाँ। सामान्य व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ने नवोन्मेष बैंकिंग 7 वर्ष पूर्व आरंभ की। सन 1980 में बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता प्रदान करने की योजनाएं बनाई और इस वर्ष मुख्य रूप से स्थानीय उर्वरक निर्माताओं तथा गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बनाई। बैंक कंपनी कई योजनाओं के अंतर्गत जूते बनाने वाले हरिजनों, कसाईयों, हड्डी संग्रहकर्ताओं, धोबियों इत्यादि कई व्यक्तियों को बैंकों द्वारा सहायता प्रदान की गई। अब तक बैंक द्वारा प्रदान की गई कुल सहायता के रूप में 1,50,706 व्यक्तियों को 8.4 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए। रिक्शा चालकों को ऋण प्रदान किए गए। मर्चेंट बैंकिंग विभाग। बैंक ने नए व्यवसायियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु मर्चेंट बैंकिंग विभाग स्थापित किया हुआ है। यह विभाग नवीन उद्योगों को स्थापना में विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस विभाग के द्वारा न केवल नई योजनाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, वरन यह अंशों इत्यादि के अभिगोपन में भी योगदान देता है। बैंकिंग प्रशिक्षण एवं शोध। चाहे बैंकिंग व्यवसाय हो या अन्य कोई व्यवसाय, उनके कुशल संचालन हेतु कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद में स्थापित किया गया। इस महाविद्यालय में नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रतिस्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था है। अन्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्य हेतु 15 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हुए हैं। किस्त साख योजना। यह योजना बैंक द्वारा लघु उद्यमियों हेतु प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को मशीनें, यंत्रों इत्यादि के क्रय के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि के लिए मध्यमकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। अन्य योजनाएं। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त बैंक ने विभिन्न स्थानों पर कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की, जिसके माध्यम से क्षेत्र विशेष में वर्ग विशेष की सहायता प्रदान की गई। भारत जैसे गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के स्टेट बैंक की शाखा द्वारा उद्यमियों की सहायता प्रदान करने की योजना, जिसके अंतर्गत लघु उद्यमों को 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तंजावुर के स्टेट बैंक द्वारा हरिजन श्रमिकों को भू मालिक बनाने की योजना, इसके अंतर्गत बैंक ने 32 हरिजन श्रमिकों को 1 एकड़ भूमि का स्वामित्व प्रदान किया और बैंक द्वारा इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये के मध्यमकालीन ऋण प्रदान किए। इस प्रकार बैंक ने अपनी स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों को भलीभांति पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के संबंध में भी बैंक की भूमिका अग्रणी रही है। धन्यवाद।